बाबूजी, क्या बात है? उदास लग रहे हैं आप। जिस बाप के तीन तीन बेटे अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हों, वो उदास नहीं होगा तो और क्या होगा। पैदा करने से लेके किसी लायक बनाने तक जिस बाप ने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, क्या बेटों का ये फर्ज नहीं बनता कि आखिरी दिनों में उनकी सेवा करें? लेकिन नहीं, आज के जमाने में बेटों से ये उम्मीद करना शायद बेवकूफी होगी। नहीं बाबूजी, आप गलत सोच रहे हैं। हम ऐसे बेटे नहीं हैं। तुम कैसे बेटे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुम्हें सचमुच घर की चिंता होती तो अपने बाप से ये पूछते, बाबूजी घर का खर्च कैसे चल रहा है? ये मेरे अकेले का तो फर्ज नहीं है बाबूजी। बेटे यही बातें तो अड़चनें पैदा कर देती हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तीन तीन बेटों का होना खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती है। एक बेटा दूसरे बेटे पर जिम्मेदारी डाल देता है और आखिर में जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता। खैर ये सब कहने की बातें नहीं है, एहसास करने की बातें हैं। आज तक मैंने किसी बेटे को घर खर्च के बारे में नहीं कहा। बस मैं ये चुपचाप देखता रहा कि कौन कितने पानी में है। शायद ऊपर वाला बेटों को आजमाने के लिए ही ये बुरे दिन मेरी जिंदगी में ले आया। बाबूजी, आप खामखा ये बात सोच रहे हैं। हम आपके बेटे हैं। आपका हम पर अधिकार है कि आप हम पर हुक्म चलाएं। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें रोकें, हमें सही रास्ता दिखाएं। बेटे जब तक बच्चा बाप की उंगली पकड़कर चलता है ना, तब तक बाप उसे रास्ता दिखा सकता है। लेकिन एक बार जैसे ही बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसका ये फर्ज बन जाता है कि बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, न कि अपने जिम्मेदारियों से अनजान बना रहे। मैं जानता हूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा है। लेकिन बाबूजी, मेरी इतनी कमाई नहीं हो रही है कि मैं पूरे परिवार का खर्च चला सकूं। मैंने कब तुमसे कहा कि परिवार का खर्च तुम चलाओ? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक बार पूछ तो लेते कि बाबूजी आपको पैसों की जरूरत तो नहीं? आज तक तो ये बात कभी हुई नहीं थी। आज अचानक कैसे निकल आए? वैसे तो आज भी ये बात नहीं होती, लेकिन राजेश ने मेरे जख्मों को छेड़ दिया, इसलिए मैं चिल्ला उठा। नहीं बाबूजी, राजेश भैया ने आपके जख्मों को नहीं छेड़ा, मेरे खिलाफ जहर उगला है। बाबूजी, आपने जो बातें राजेश भैया से कही वो आप मुझसे भी तो कह सकते थे ना। मैंने ना ही कोई तुम्हारी शिकायत की है और ना ही कोई ऐसी बात कही है कि जिससे सुनकर तुम्हें तकलीफ पहुंचे। लेकिन आपके मन में जो बातें थी वो सब तो आपने कह डाली। राजेश भैया की नजरों में मेरी क्या इज्जत रही अब? एक बात कहूं बाबूजी, हम लोगों में भेदभाव आप पैदा करते हैं। तो किससे बात कर रहे हैं? होश में तो है? चार पैसे क्या कमाने लगा तो बड़ों की इज्जत करना भूल गया? मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है। जो सच्चाई है वही कही है। हाँ यही सच्चाई है ना कि मैं अपने बेटों में भेदभाव करता हूं, उन्हें आपस में लड़वाता हूं। मैंने राजेश को 4 निवाले ज्यादा खिला दिए और तुम्हें भूखे रखा। यही कहना चाहते हो ना तुम? यही ना? जिस बाप ने गैर की औलाद को अपने शरीर का हिस्सा समझकर सीने से लगाए रखा, वो बाप ऐसे कैसे कर सकता है? खैर की औलाद? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं बाबूजी? नहीं किसी की नहीं, ये तो मैंने बस यूं ही कह दिया। नहीं, मैं चाहते हुए भी आपके मुंह से ये बात निकल गई है। बाबूजी, आपने ऐसा क्यों कहा? बस यूं ही कहा ना। भैया, सुबह से मैं देख रहा हूं कि आपका मूड कुछ अपसेट सा है। क्यों, क्या हो गया? भाभी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं सुमित, आज आज बाबूजी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सोच सोचकर मैं सुबह से परेशान हूं। क्यों, क्या कह दिया बाबूजी ने? घर के खर्च को लेकर
मुझ में और उनमें थोड़ी सी बहस हो गई और गुस्से गुस्से में उन्होंने ये कह दिया कि मैंने गैर की औलाद को अपने शरीर का हिस्सा समझकर अपने सीने से लगाए रखा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में गैर की औलाद कौन है, किसे सीने से लगाए रखा। भैया आपको कुछ गलतफहमी होगी, बाबूजी ने ऐसे ही कह दिया होगा। आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए। नहीं, लेकिन बाबूजी ने मुझसे ऐसी बात कभी नहीं कही। मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा राज मुझसे छिपा गए। अरुण भैया, आज तक बाबूजी ने हमसे कोई बात नहीं छुपाई है। गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब इस बात को छोड़िए ना, आप तो मुझे ये बताइए कि अचानक बाबूजी के साथ ये घर के खर्चे की बात लेकर बहस कैसे हो गई? ये सब बड़े भैया की मेहरबानियों का नतीजा है। उन्होंने ही बाबूजी के दिमाग में ये बात डाली है कि मैं बिजनेस करता हूं तो घर के खर्च के लिए मुझे पैसे देने चाहिए। भैया एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं जानता हूं कि तुम क्या कहोगे। मैं जानता हूं कि राजेश भैया ने जो कहा वो ठीक कहा। नहीं, मैं ये नहीं जानता कि राजेश भैया के कहने का तरीका क्या था, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बाबूजी ये भार कब तक उठाएंगे? मैं और राजेश भैया तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, तो हम तो घर में किसी तरह की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन भैया, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए। अरे वो मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा बिजनेस ठीक से चले तो सही। देखिए भैया, ये आपका लुकआउट है, लेकिन घर वालों की नजर में आपका बिजनेस चल रहा है। मैं छोटा हूं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको बाबूजी और दादी माँ के खर्चे के बारे में सोचना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। क्या सोच रहे हैं? बाबूजी ने क्या कहा? देवयानी, मुझे बाबूजी की बातें सुनकर लगा कि उनके सीने में कोई गहरा दर्द छुपा है। हम तो बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अरे बाबूजी की जगह रखकर अपने आप को तब सोचेंगे ना, तब उनकी मजबूरी समझ में आएगी। ऐसा क्या कहा बाबूजी ने जो आप इतने उदास हो गए? वो बेचारे क्या कहते, कहा तो मैंने, और बेचारे क्या क्या कह दिया। बाबूजी को मेरी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। लेकिन आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों की उनके साथ? आप तो सिर्फ राजेश भैया ने जो कहा उसका खुलासा मांगते। पहले तो तुम खुद आकर भड़काती हो, और जब बात बढ़ जाती तो किनारे हटने की कोशिश करती हो। मैंने आपको भड़काया? मैं आपको भड़काती हूँ? अरे भड़काने वाली होती ना तो घर में ऐसी ऐसी बातें चल रही है, सब आकर आपको सुनाती। अभी तक आप घर छोड़कर चले गए होते। सुनाओ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जान भी गया हूं और समझ भी गया हूं, और मैंने फैसला भी कर लिया है। कैसा फैसला? आज से बाबूजी को घर खर्च के लिए रुपए मैं दूंगा। हाँ तो दो ना, किसने मना किया है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर में और भी तो लोग हैं, उनका भी फर्ज बनता है। मुझे उनके फर्ज से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या सबको खिलाने पिलाने का ठेका ले रखा है? तुम ज्यादा बातें मत करो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं अपने फर्ज को भूलता चला जा रहा था। आज बाबूजी की बातों ने मेरे मेरे दिमाग पर पड़ी खुदगर्जी की धूल को हटा दिया है, और मैंने फैसला कर लिया है कि बाबूजी को घर खर्च के लिए रुपए मैं दूंगा। लेकिन आपका बिजनेस भी तो चलना चाहिए। अरे चल जाएगा, जरूर चल जाएगा। बाबूजी और दादी माँ के आशीर्वाद से मेरा बिजनेस जरूर चलेगा। और हाँ, तुम एक बात सुन लो, आइंदा मेरे कान भरने की कोशिश मत करना। बाबूजी, और कुछ कहने के लिए बाकी रह गया था क्या? बस बाबूजी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपकी बात समझ गया हूं। मुझे आपके जज्बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पूरे परिवार का खर्च मैं उठाऊंगा। नहीं, ये तकलीफ तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबूजी, ये तकलीफ नहीं है, ये एक बेटे का फर्ज है जिसे मैं अदा करना चाहता हूं। क्या फायदा बेटे, आज तुझे फर्ज का एहसास हो रहा है, कल पत्नी की बात मानकर तू इस फर्ज को भूल जाए। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। बाबूजी, आज के बाद मैं आपको घर खर्च के लिए तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। बाबूजी, ये रख लीजिए प्लीज, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज बाबूजी।
और मैंने जो आपसे बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पांव पकड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। भाभी, देखा जाए तो ये अरुण भैया पर ज्यादती है। अब पूरे परिवार का बोझ सिर्फ उन्हीं के कांधों पर क्यों डाला जाए? हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। देखो पायल, मेरे पति की तो कोई इनकम है ही नहीं, इसलिए फिलहाल तो वो कोई खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। सुमित की भी कोई इनकम नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो बिजनेस चल रहा है, तुम तो बाबूजी की मदद कर सकती हो। भाभी, इस बात के लिए मैंने कब इनकार किया है? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकूं इस घर के लिए, लेकिन क्या करूं? बाबूजी मुझसे एक भी पैसा नहीं लेते। तो तुम बताओ, हम क्या करें? चोरी और डाका तो नहीं डाल सकते ना? अरुण ने तो घर वालों को बिना पूछे ही बिजनेस शुरू कर दिया, और उसका बिजनेस तो चल ही रहा है, तो वो तो घर की मदद कर सकता है। वो भी तो इस घर का लड़का है। क्या अरुण सिर्फ अकेला इस घर का बेटा है? राजेश भैया और सुमित बाहर वाले हैं? ऐसी बात नहीं है भाभी। तो फिर सुभद्रा भाभी ने ऐसे कैसे कह दिया कि अरुण इस घर का बेटा है, इसलिए उसे घर का खर्चा चलाना चाहिए? उन्होंने तो बस ऐसे ही कहा, उस समय उनके मुंह से निकल गई ये बात। उनकी तो वो पुरानी आदत है, वो कुछ भी कह देती है, उसका असर क्या होगा सोचती नहीं है। देखो, मैं तुमसे नहीं बात कर रही हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में ना बात करो, वही बेहतर है। तो आप हमारी बात क्यों करिए? घर के खर्चे के बारे में बाबूजी जाने और अरुण जाने, आप क्यों कुछ कह रही है? और ये बात कहाँ तक चलेगी कि अरुण अकेला कमाता रहे और घर के सारे लोग बैठकर खाते रहे? फिर भी वो खर्चा देने के लिए राजी हुए, ये बात माननी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अब हम तुम्हारे पति के टुकड़े पर पलेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं बाबूजी से कह दूंगी कि हम हमारा किचन अलग कर देंगे। हमें किसी की बात सुनने का कोई शौक नहीं है। बस अब यही बाकी रह गया था इस घर में। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बहुओं ने नए जमाने के तौर तरीकों से जीना शुरू कर दिया है। अब ये बताओ कि किचन कब अलग हो रहा है? बाबूजी, आपने मेरी बात का तो बुरा मान लिया, लेकिन देवयानी ने क्या कहा ये आपने नहीं सुना? सुना ना, वो भी मैंने सुना। इसीलिए तो कहा कि मेरी बहुओं ने नए जमाने के तौर तरीके अपना लिए हैं। देवयानी, बहू, बहुत सही कहा तुमने। अकेला तुम्हारा पति कमा रहा है और हम सब बैठकर खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी भूल गया था कि अपने बेटों को मैंने गिन गिन कर निवाले खिलाए थे, और आज वो मुझे गिन गिन कर पैसे देंगे, और वो भी अपने हिस्से के। नहीं, अरुण को मैं ये तकलीफ नहीं दूंगा। जब बाप मरने के लिए बैठा है तो बेटे क्यों मरे? सारी तकलीफें मैं झेल लूंगा, बस। क्या हुआ? बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। तुम्हें मर्दों के बीच में कुछ कहने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या किया? तुमने भाभी और पायल से क्या कहा कि मेरा पति अकेले घर का खर्च क्यों उठाए? अरे, मैंने गलत थोड़ी ना कहा। तुम क्या पूरे घर का खर्चा उठाते रहोगे? ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। लेकिन मैंने गलत तरीके से नहीं कहा। अब तुम्हारा भी तो बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते। तुम क्या बिजनेस के पैसों से परिवार का खर्च चलाओगे? मैं कैसे क्या करूंगा, ये मेरा लुकआउट है। मैंने बाबूजी से बात की, उन्हें वादा कर दिया, उन्हें पैसे देती है, बात खत्म हो गई थी। तुम बीच में क्यों बोली? अरुण, लेकिन मेरा इतना सा कहने से कौन सा पहाड़ आ टूटा? बाबूजी को तुम्हारी बात बुरी लगी और उन्होंने मेरे दिए हुए पैसे लौटा दिए। बाबूजी का गुस्सा भी तो ना नाक पर धरा रहता है। देखो, तुम जरा जबान संभाल कर बात करो। कब तक जबान संभाल कर बातें करती रहूं? मैं जबान संभाल कर बातें करती रही और परिवार वाले मुझ पर रौब झाड़ते रहे, यहाँ तक कि मेरी बेटी की सगाई भी टूट गई। कहाँ तक चुप रहूंगी मैं? अरुण, मैं भी तो एक इंसान हूं ना, भगवान नहीं। इनकी बातों का मुझ पर भी असर होता है। क्या मैं चुप रहूं, माफ करती रहूं? देखो, मैं पुरानी बातों को नहीं दोहरा रहा हूं, मैं उस बात के बारे में कह रहा हूं जो तुमने आज की है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। बिल्कुल गलत बात कही है तुमने। और एक बात सुन लो, आइंदा तुमने मेरे किसी भी डिसीजन में दखल दिया तो अच्छा नहीं। छोटी बहू होने का यही नुकसान होता है हमेशा। घर वाले समझते छोटी हमेशा गलत होती है और बड़ी हमेशा सही। इस झगड़े की भी वही वजह है। यस इंस्पेक्टर। सेठ विशंबरनाथ दीवान आप ही है ना? जी हाँ, मैं हूँ। और अरुणनाथ दीवान मेरा बेटा है। कहाँ है वो इस वक्त? घर में है। जरा बुलाइए उन्हें। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा उन्हें बुलाइए आप। इंस्पेक्टर देखिए, ये कोई चोर उचक्कों का घर नहीं है और मेरा बेटा मुजरिम नहीं है।
देखिए वो मुजरिम है या साहूकार हो, उसके आने के बाद आपको अभी पता लग जाएगा। अरुण, बेटा अरुण। हाँ बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। कहिए। आप गाड़ियों की डीलिंग करते हैं? जी हाँ। कल जिन 2 गाड़ियों की आपने डीलिंग की है उसकी डिटेल यही है? जी हाँ, यही है। यह बिजनेस आप कितने दिनों से कर रहे हैं? महीना 2 महीना हो गया। इसका मतलब तब से लेकर आज तक आप इसी तरह की गाड़ियों की डीलिंग करते आए हैं? जी हाँ, मैं इंपोर्टेड गाड़ियों के अलावा और कार डीलिंग करता ही नहीं हूँ। मैं इंपोर्टेड गाड़ियों की नहीं, चोरी की गई गाड़ियों की बात कर रहा हूं। चोरी की गाड़ी मतलब? हाँ मिस्टर अरुण, जिन 2 गाड़ियों की आपने कल डीलिंग की है वो चोरी की गई है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसका आपने कल सौदा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है, आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए ये इल्जाम है या सच है इसका पता आपको पुलिस स्टेशन में चलकर होगा। अब चलिए मेरे साथ। ये गलत बात है इंस्पेक्टर, आप कैसे ले जा सकते हैं इसको? ये मुजरिम थोड़ी है। देखिए इसका फैसला अदालत करेगी। मेरा काम है रिपोर्ट पर एक्शन लेना। जो मेरा फर्ज है वो तो मैं निभाऊंगा ही। बेशक आप अपना फर्ज निभाइए, लेकिन पहले ये तो पता कर लीजिए कि आप किसके बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो चाहे मिनिस्टर हो या कमिश्नर, मुझे अपना फर्ज निभाने से मतलब है। या फर्ज नहीं निभा रहे हैं, जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए विशंबरनाथ जी, आप बीच में ना बोले तो अच्छा है। मैं एक कानून वाला हूं और मेरी नजर में यह आदमी एक मुजरिम है। इसके लिए प्लीज मिस्टर अरुण, आप मेरे साथ चलते हैं या मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊं? ठीक है, चलिए। अरुण, बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलिए। अरुण, अरुण! क्या हुआ बाबूजी? सुमित बेटे, अरुण को पुलिस पकड़ कर लेकर गई। पुलिस पकड़ के लेती? लेकिन किस लिए? पता नहीं, वो कह रहा था कि अरुण ने चोरी की गाड़ियों की डीलिंग की है, लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बाबूजी, अरुण भैया ऐसे नहीं कर सकते। जरूर पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई है। तो हमारे खानदान पर एक धब्बा है, दाग है। मोहल्ले वालों के सामने पुलिस अरुण को पकड़ कर ले जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं बाबूजी, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो सोच कि जब देवयानी को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी।